दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके तहत आज के हमारे टॉपिक होंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1937 के प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, एटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे टॉपिक करते हैं, इन टॉपिक हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट की केवल 2 वीडियो आएंगे और उसी के साथ हमारे आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के थ्रू। और सभी लोग नोट ज़रूर बनाएं, केवल 2 वीडियो और आने वाली हैं आधुनिक भारत की। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें वायसराय और अंग्रेज गवर्नर जनरल इनके बारे में जानकारी होगी, और एक प्रैक्टिस सेट होगा मिक्स प्रैक्टिस सेट, 11वां प्रैक्टिस सेट। तो अगले 2 प्रैक्टिस सेट में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे निपट जाएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सुबह 10 बजे हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज चलती है और रात 8 बजे हमारी एक आधुनिक भारत की प्रैक्टिस सेट चलती है और एक दिन उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला सवाल है आज के पेपर का, 1935 के अधिनियम को किसने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? 1935 के अधिनियम के बारे में किस महान नेता ने या किस व्यक्ति ने यह कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? इंजन रहित गाड़ी है। सभी लोग जवाब देंगे जिसको भी आंसर पता है। ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है नेहरू जी, तीसरा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जिसको भी आंसर पता है वो ज़रूर जवाब दें। गांधी जी, नेहरू जी, नेताजी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है हमारे 1935 के अधिनियम को हमारे नेहरू जी ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इंजन रहित गाड़ी है। अब जो पिछला प्रैक्टिस सेट था उसमें हम गोलमेज सम्मेलन तक समाप्त कर चुके थे। अब गोलमेज सम्मेलन तीनों क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। तो अंग्रेजों ने सोचा अब भारत का संविधान जो है वो हम ही बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक वाइट पेपर निकाला, यानी श्वेत पत्र निकाला, जिसके थ्रू उन्होंने 1933 में 1933 में एक संविधान बनाया भारत के लिए, कि भारत के लिए कैसे नियम कानून होंगे, ये नियम बनाया उन्होंने 1933 में। और जो उन्होंने ये नियम बनाए इस पर विचार करने के लिए कि क्या चीज़ें जोड़ी जाएं, क्या चीज़ें बाहर करी जाएं, एक समिति बनी थी, लिन-लिथ-गो समिति। तो उसी समिति की सिफारिशों पर कौन सा अधिनियम बना? 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। अगर यहाँ पर सवाल पूछे हैं, ये जो भारत शासन अधिनियम है इस पर इंग्लैंड के सम्राट ने कब साइन करे? तो भारत शासन अधिनियम पर इंग्लैंड के सम्राट ने साइन करे 4 अगस्त 1935 को। 4 अगस्त 1935 को। जो हमारा संविधान बना है उस पर सबसे ज़्यादा रोल इसी अधिनियम यानी इसी एक्ट का है। और अगली चीज़, अगर इस संविधान में पूछें, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, अगर इसमें पूछें इसमें बताइए कितने आर्टिकल हैं, ये कितने अनुच्छेद थे, तो 321 आर्टिकल इसमें थे। अगर यहाँ पर सवाल आ जाए इसमें कितने शेड्यूल थे, यानी कितनी अनुसूचियाँ थी जब ये बना था, तो इसमें टोटल 10 अनुसूचियाँ थी। और अगर पूछें इसमें कितने भाग थे, कितने पार्ट्स थे, तो इसमें टोटल 14 भाग थे। ये ध्यान देंगे। अब अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसके तहत क्या क्या नियम बनाए गए। तो सबसे पहला नियम बनाया, अखिल भारतीय संघ बनेगा एक। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात करी गई। तो अखिल भारतीय संघ में कौन कौन से शामिल होंगे? इन्होंने कहा था जो ब्रिटेन के अधीन प्रांत हैं वो शामिल होंगे, जो देशी रियासतें हैं वो शामिल होंगी इसमें, और जो कमिश्नरियाँ हैं वो शामिल होंगी इसमें, अखिल भारतीय संघ में। लेकिन ये प्लान इनका फेल हो गया था,
क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। अगली चीज़ 1900, इससे पहले का जो एक्ट था वो 1919 का था। उसमें क्या व्यवस्था थी, प्रांतों में यानी राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ड्यूल सिस्टम। तो इस 1935 के सिस्टम में उन्होंने क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करा, सबसे पहली चीज। और प्रांतों में उसकी जगह पे क्या लेकर आ गए, वे स्वशासन, होम रूल लेकर आ गए। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, जो केंद्र है हमारा भारत है, केंद्र में उन्होंने द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया, ड्यूल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। प्रांतों में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया। अगली महत्वपूर्ण चीज इस आर्टिकल के तहत, ये इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, हमारे देश में एक फेडरल अदालत बनी, संघीय न्यायालय बना, एक फेडरल कोर्ट। इसके जितने भी सदस्य होते थे, यानी जितने भी न्यायाधीश होते थे, उनकी नियुक्ति करेगा ब्रिटेन का सम्राट। और अगर माना इस संघीय न्यायालय का कोई फैसला, इसके खिलाफ अगर हमें जाना है तो कहाँ जाएंगे इसके खिलाफ, इसके खिलाफ इंग्लैंड में एक कोर्ट था, प्रीवी काउंसिल। जैसे हाईकोर्ट का कोई फैसला मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कहाँ जाता हूँ वर्तमान समय में, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो वैसे संघीय न्यायालय का अगर कोई फैसला किसी को पसंद नहीं आता है तो उसके लिए कहाँ अपील की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल। ये कहाँ थी, इंग्लैंड में थी। और अगर यहीं पर सवाल पूछ दें ये संघीय न्यायालय कब लागू हुआ है, कब बना है, तो ये बना है 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को। अगली चीज, इस अधिनियम के तहत क्या हुई, शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। बंटवारा क्या किया गया, यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई। एक बनाई गई संघ सूची, दूसरी बनाई गई राज्य सूची, और अगली बनाई गई समवर्ती सूची। इंग्लिश में इनको सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट कहते हैं। राज्य सूची को स्टेट लिस्ट कहते हैं और समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। संघ सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये व्यवस्था थी, ये अभी हमारे वर्तमान के संविधान में भी लागू है। और अगली चीज व्यवस्था इन्होंने क्या की थी, जो हमारे 11 प्रांत थे वहां विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और विधान परिषद, भारत परिषद वहां समाप्त कर दी गई, ये ध्यान रखेंगे। अगली चीज, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1937 में इसी एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांत मतलब स्टेट के चुनाव हुए थे। अगली चीज क्या हुई थी, 1935 के एक्ट के तहत बर्मा, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में बर्मा को म्यांमार कहते हैं, इसको भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। अगली चीज क्या हुआ, 2 नए राज्य बन गए, एक बना उड़ीसा और एक बना सिंध प्रांत। ये ध्यान देंगे सभी लोग, सब 1935 के एक्ट के तहत हुआ है। और इस माफ करें, इसी एक्ट के तहत या इसी एक्ट के लिए नेहरू जी ने जो कथन कहा था वो तो हमने देख लिया है। तो जिन्ना ने भी ये कथन दिया था इस एक्ट के खिलाफ, यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है, मूल रूप से बुरा है। यह कथन किसका था 1935 के एक्ट के लिए, जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना। अब हमने एक चीज और क्या देखी, यहां पर हमने ये देखा है कि 1935 के एक्ट के तहत क्या हुए, 1937 में प्रांतों के चुनाव हुए। अब उसी का डिटेल हम देखते हैं, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे अब उनकी जानकारी हम देखेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज, 1937 के जो चुनाव हुए थे वो किस एक्ट के तहत हुए, 1935 के एक्ट के तहत हुए थे। अब इसमें कितने प्रांतों में चुनाव हुआ, अभी मैंने बताया था 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अगर यहां पर पूछे टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 1585 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से हमारी कांग्रेस जीती थी 711। 5 राज्य ऐसे थे जहां किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत
मैं रिपीट करता हूँ फिर से, 5 राज्यों में कांग्रेसी सरकार बनी, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। मतलब यहाँ इनको पूर्ण बहुमत मिला, मतलब किसी से गठबंधन इन्हें करने की आवश्यकता नहीं हुई। और बम्बई में क्या हुआ था, बम्बई में इनको बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें इनको मिल गई थी। 175 में से 86 इनको सीटें मिली थी। और बम्बई में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, हमारे अंबेडकर जी, बम्बई से अंबेडकर जी, हमारे जो संविधान निर्माता है अंबेडकर जी, इनकी पार्टी हरिजनों के लिए टोटल सीटें आरक्षित थी 15 सीटें, तो उनमें से 13 सीटें हमारी अंबेडकर जी की पार्टी जीती थी बम्बई में, ये ध्यान देंगे। और कुछ देखो, 5 टोटल 11 राज्यों में हुए चुनाव, 5 में कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत और 3 क्षेत्रों में मिलीजुली सरकार बनाई कांग्रेस ने। वो कौन कौन से थे, बम्बई, पश्चिमोत्तर प्रांत आई रिपीट, और उसके बाद असम में, यानी मिलीजुली सरकार बनाई कांग्रेस ने। और पंजाब में कौन जीता, पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिस्टिक पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई पंजाब में। बंगाल में, अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई। और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कोई और सरकार बनी थी। ये ध्यान देंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कांग्रेस से रिलेटेड थी, वो मैंने सारी बता दी हैं। अब इनके कार्यकाल के बारे में पूछता है, कार्यकाल तो इस सरकार का बड़ा रहा नहीं था, तो इस सरकार के अगर कार्यकाल के बारे में पूछे थे 1937 से लगभग 39 तक ही चला था। बाद में इन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था, वो हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर पूछे जो 1937 के चुनाव थे उसमें जो प्रांतों की सरकार थी वो कितने महीनों तक चली, अगर पूछे तो 28 महीने याद रखेंगे। और उस समय देखें, अभी जो हमारे राज्य होते हैं उनके हेड को हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो उस टाइम पे जो राज्यों के हेड होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कुछ प्रधानमंत्री मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मद्रास में सी राजगोपालाचारी बने, ये इतना आवश्यक नहीं, खाली सुनना है आपने। मद्रास में सी राजगोपालाचारी बने। हमारा संयुक्त प्रांत है, यहाँ हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। बंगाल में फजलुल हक बने थे। पंजाब में सिकंदर हयात खां बने थे। उड़ीसा में बी एन दास बने थे। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, मतलब बहुत सारे लोग थे, इतना आवश्यक नहीं है। हम अगर याद रखना चाहें तो संयुक्त प्रांत का याद रखें। हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री, जिन्हें आजकल हम वर्तमान में मुख्यमंत्री पद कहते हैं, ये ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगले सवाल पे चलें। उम्मीद है दोनों टॉपिक आपको जरूर समझ में आए होंगे। कांग्रेस मंत्री पर देखिए वो आ गया है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब मनाया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब मनाया। ऑप्शन है 20 दिसंबर 1939, 21 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया। मैंने ये भी बताया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी 1935 के अधिनियम के तहत। 1937 में बहुत जगहों पे, लगभग 5 में कंप्लीट बहुमत और 3 जगहों पे मिलीजुली सरकार बनी थी इनकी, ये ध्यान देंगे आप लोग। 2 जगहों पे मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई और एक प्रांत था जहाँ को गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। आज लगभग हमारे 13-14 टॉपिक कवर होने वाले हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब मनाया। मुक्ति दिवस भी कहते हैं इसको। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, सभी के सन 1939 हैं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जिसको भी आंसर पता है। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने के बाद धन्यवाद दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया था, ये हमारा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। अब यहाँ पर अगर थोड़ी जानकारी अगर मैं दूँ, कांग्रेस ने त्यागपत्र क्यों दिया था, तो हुआ क्या था 1939 में, हम लोग जानते हैं 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो कांग्रेस से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेज दिया और कांग्रेस ने कहा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, युद्ध के बाद हमें चाहिए स्वतंत्रता, अगर युद्ध होता है। तो अंग्रेजों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से जो कांग्रेस सरकार थी उसने त्यागपत्र दे दिया। और इस जो ये धन्यवाद दिवस बनाया था मुस्लिम लीग ने, जिसे मुक्ति दिवस भी कहते हैं, इसमें मुस्लिम लीग का सपोर्ट हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी दिया था। भीमराव अंबेडकर जी ने भी दिया था, ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब ध्यान देंगे, अब मुस्लिम, ये जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी इसने दे दिया इस्तीफा।
अब इसके बाद का घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोग जरूर ध्यान देंगे इस पे। तो अब हुआ क्या था, कांग्रेस ने जैसे ही इस्तीफा दे दिया तो 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता करी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था हमारे रामगढ़ बिहार में। रामगढ़ बिहार में, ध्यान देंगे सभी लोग। और क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग तभी करेंगे हम यदि हमारे केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनेगी। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट हम तभी करेंगे, हमारे सैनिक तभी सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का, या अपने सैनिकों को भेजने के लिए हम तभी सपोर्ट करेंगे जब ये जो अंग्रेज सरकार है हमें देश में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी या निर्माण करने के लिए हमें इजाज़त देगी। उम्मीद है आप ये सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करेंगे, जरूर नोट करें, बहुत फायदा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव कब लाया? लिनलिथगो इस समय वाइसराय था ये भारत का। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव कब लाया? 7 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1940 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव कब लाया? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। जरूर जवाब दें। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कृपया करके जरूर लिखें, बहुत फायदा होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो अगस्त प्रस्ताव है लिनलिथगो का है। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव आया क्यों था? अभी हमने एक घटनाक्रम देखा था। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जिसमें हमारी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था? हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका तभी सपोर्ट करेंगे जब आप हमारे केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार निर्माण करने की इजाज़त देंगे, यानी हमारी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भी बात करेंगे। तो लिनलिथगो इसके स्थान पर क्या लेके आया? अगस्त प्रस्ताव लेके आया। उसमें क्या कहा उसने? ब्रिटेन भारत में औपनिवेशिक स्वराज देगा आपको, स्वराज करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे अधीन करिए। लेकिन ये हमारे नेताओं को ये था ही नहीं, इसको हमारे नेता इसको चाहते ही नहीं थे। और अगली चीज इसमें ये थी, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होगा उसके बाद सभी दल मिल बैठकर काम करेंगे, सभी दल मिलकर बात करेंगे, उसके बाद ही सारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा कि क्या हमें करना है। अगली चीज, उस समय वायसराय की कार्यकारिणी होती थी, एक जो काम करने वाली समिति होती थी, उसमें भारतीय सदस्यों का बढ़ाया गया था इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत। लेकिन हमारे मुस्लिम लीग ने इसका कड़ा विरोध किया था, कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध किया था। हम तुरंत आज़ादी चाहते थे, हमें ऐसा नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध का इंतजार करें, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज हमें पहले ही धोखा दे चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे अंग्रेज, हमारे गांधी जी के कहने पर बहुत सारे सैनिक ब्रिटेन की सेना में शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था उन्होंने, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया था। अंग्रेजों ने हमें तो उसी धोखे की वजह से हमारे नेता फिर से डरे हुए थे अंग्रेजों से कि ये हमें फिर से धोखा दे सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अगला भी। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शौकत अली, मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली अलग है, अगला है मोहम्मद अली जिन्ना, और अगला है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें, जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना है, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन के, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है रहमत अली। रहमत अली एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था ये, इसने पाकिस्तान शब्द दिया था PAKISTAN, पाकिस्तान शब्द दिया था। P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, KI से कश्मीर, S से सिंध, ये S से सिंध, ये तान से हमारा बलूचिस्तान वाला, ये सारे हिस्से वो चाहता था हमारे अधीन हो। तो इसी वजह से इसने पाकिस्तान शब्द की मांग करी थी। अब ये
पाकिस्तान की मांग करी थी। अब ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ी थी, क्या बढ़ी थी, उसकी कहानी अगर हम समझें तो 1940 में कांग्रेस, ये मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था 1940 में। ये तो शब्द दिया था रहमत अली ने। 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसका अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। कायदे आजम माने महान नेता। जिसका उद्देश्य क्या था, ये 1940 के अधिवेशन, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, इसका उद्देश्य था पृथक मुस्लिम राज्य, पृथक माने अलग मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान का निर्माण करना था इस अधिवेशन का उद्देश्य। ये ध्यान देंगे। और पाकिस्तान संबंधी जो प्रस्ताव था उसका जो ड्राफ्ट बनाया था, किसने बनाया था, ये सवाल भी पूछते हैं। तो पाकिस्तान निर्माण की बात तो यहाँ पर हो ही गई थी। अब इसका ड्राफ्ट या प्रारूप किसने बनाया था, अगर ये सवाल पूछेंगे तो ये ड्राफ्ट बनाया था सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान ने, सिकंदर हयात खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देंगे। और प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ, पर ये प्रस्ताव पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के नेताओं ने घोषणा करी कि हम क्या मनाएंगे, पाकिस्तान दिवस मनाएंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसको हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये फांसी 23 मार्च को हुई थी, लेकिन वो अलग था। ये अलग घटनाक्रम है, वो अलग घटनाक्रम है। और पाकिस्तान दिवस 1940 नहीं हुआ है, ध्यान देंगे, 1943 होगा। इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 40 में, और पाकिस्तान दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा करी थी 1943 में, 1947। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के लिए यह किसने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। आगे की तारीख का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव, ये हमारे सिलेबस में दिया भी गया है। किसने यह कहा था कि यह जो प्रस्ताव आया है यह आगे की तारीख का एक चेक है। नेहरू जी, सी राजगोपालाचारी जी और गांधी जी। नेहरू जी, सी राजगोपालाचारी जी, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे, जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। क्रिप्स प्रस्ताव के लिए किसने कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, तो इसका सही जवाब है, पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है हमारे गांधी जी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। अब हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइमलाइन मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमलाइन है 1939 से 1945, जिसमें जापान क्या है बहुत आगे बढ़ रहा था। अब विश्व के सारे देश जानते थे कि बिना भारतीयों की मदद के, बिना भारतीय सैनिकों की मदद से इस युद्ध को जीतना आसान नहीं है। तो इसी के लिए अंग्रेजों ने दबाव में आते हुए 11 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स, ध्यान देंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन की घोषणा करी। कब करी? 11 मार्च 1942 को। और ये क्रिप्स मिशन भारत का पहुंचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ये पहुंचा 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को। और 30 मार्च को इन्होंने अपने एक प्रस्ताव दिया। ये अंग्रेजों की तरफ से आए थे, तो इनके प्रस्ताव क्या थे वही चीज़ हम देखेंगे। तो इन्होंने अपने प्रस्ताव कब दिए? 30 मार्च 1942 को। मैं तीनों डेट फिर से रिपीट करता हूँ। क्रिप्स मिशन कब बना? 11 मार्च 1942 को। भारत कब पहुंचा? ठीक 12 दिन बाद 23 मार्च 1942 को। इन्होंने जो इनकी घोषणा थी, यानी क्रिप्स प्रस्ताव में जो चीज़ें इन्होंने बताई थी, वो घोषणा इनकी आई 30 मार्च 1942 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। इन्होंने क्या कहा? भारतीय संघ का निर्माण हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं युद्ध के बाद, लेकिन और इनको राष्ट्रमंडल, देखें ब्रिटेन के अधीन जो भी देश होते हैं वो राष्ट्रमंडल देश कहे गए, तो राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी इनको पूरा अधिकार होगा। और अगली चीज, नए संविधान, जब तक इनका नया संविधान नहीं बनेगा, भारतीयों की रक्षा, जब तक उन्होंने, अंग्रेजों ने कह दिया कि भैया जब तक आपका नया संविधान नहीं बनेगा आपकी रक्षा हम अंग्रेज ही करेंगे, मतलब कंप्लीट अपना संविधान बनाओ, हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज उन्होंने क्या कहा? एक संविधान सभा बनेगी, जैसे ही युद्ध खत्म होगा एक संविधान सभा बनेगी, ये भी इन्होंने कहा था, ध्यान देंगे, जिसमें
ब्रिटेन के अधीन जो प्रांत थे वो तो शामिल होंगे, स्वतंत्र जो प्रांत थे वो तो शामिल होंगे, देशी रियासतें भी शामिल होंगी, कमिश्नरी भी शामिल होंगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यह डूबते हुए बैंक का एक उत्तर तिथीय चेक है। यह डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। अब एक बार फिर से हमारे सारे दल अंग्रेजों की चाल समझ गए थे। वो समझ गए थे ये अपना काम निकालना चाहते हैं और हमें फंसा देंगे। तो इसी वजह से सारे दलों ने, हमारे देश के जितने भी दल थे सभी ने इसका विरोध किया और अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चले गया। क्रिप्स मिशन कब आया ये ध्यान रखना है, 23 मार्च 1942। इसका अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स। बस खत्म, इतनी चीजें भी याद हो जाएं, बहुत है। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर ये कब चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? ये है 1 अगस्त 1942। अगला ऑप्शन है 7 अगस्त 1942। अगला ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 और फाइनल ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान देंगे। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? 1 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। इसका सही जवाब है ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942। अब हम देख ही चुके थे अंग्रेज हमारा सपोर्ट तो कर नहीं रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में वो चाहते थे कि हम लोग उनके खिलाफ हो जाएं। तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन के थोड़ा घटनाक्रम अगर देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग ध्यान देंगे। वर्धा प्रस्ताव आया था एक भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। वर्धा प्रस्ताव कब का है अगर कहेंगे तो 14 जुलाई 1942 का है वर्धा प्रस्ताव। इसमें गांधी जी ने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये कांग्रेस समिति ने इसको मंजूरी दे दी थी। वर्धा प्रस्ताव के दौरान गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। कब दी? 14 जुलाई 1942 को। अब होता है हमारा कांग्रेस का अधिवेशन 7 अगस्त 1942, जिसके अध्यक्ष फिर से हमारे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और फिर से प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव हमारे नेहरू जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो अभियान का, भारत छोड़ो जो अंग्रेजों के आंदोलन था उसका प्रस्ताव जारी करा। ये ध्यान देंगे। और ये प्रस्ताव कब पारित हो गया या इसको स्वीकार कब किया? हमारे कांग्रेसी अधिवेशन में 8 अगस्त को इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और गांधी जी ने एक 70 मिनट का बहुत फेमस भाषण दिया था, जिनमें उनका एक प्रसिद्ध कथन बहुत फेमस है, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने कह लिया या तो देश के लिए कुछ करो या मरो। इसका नारा हमारे गांधी जी ने दिया था। और 9 अगस्त 1942 को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये स्टार्ट हो गया। तो उसी को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसके तहत क्या किया गया? कांग्रेस के जितने भी नेता थे सभी को गिरफ्तार कर दिया गया। कांग्रेस के जितने भी नेता थे जैसे गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन सब को गिरफ्तार करके, ये ध्यान देंगे, पूछते हैं पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। इनको आगा खां पैलेस जेल में रखा गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, इन सभी लोगों को, सरोजिनी नायडू को। नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया। बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। ये चीज़ें ध्यान रखें। गांधी जी के बारे में पूछता है तो गांधी जी को याद रखना है आपने। आगा खां पैलेस की जेल में पूना में रखा गया था गांधी जी को। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की डेट कहीं पर 8 अगस्त भी दी है, लेकिन 9 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। जितने भी फैक्ट मैंने बताए ज़रूर लिखें, बहुत फायदा होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। CR फॉर्मूला, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी कहते हैं, यह कब जारी हुआ? 10 जुलाई 1942, 10 जुलाई 1943, 10 जुलाई 1944 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें, जरूर जवाब दें। CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ऑप्शन है 10 जुलाई 1942, दूसरा ऑप्शन है 10 जुलाई 1943, तीसरा ऑप्शन है 10 जुलाई 1944। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है
CR फॉर्मूला, ये गांधी जी के कहने पर हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लेके आए थे 10 जुलाई 1944। इसका उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य, गांधी जी ने क्या कहा कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर काम करें। अब इस योजना में क्या क्या देखें, इसका उद्देश्य क्या था? वैसे उद्देश्य इतना आवश्यक नहीं है, आपने खाली ध्यान रखना है, कहानी याद रखें बस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए गांधी जी के कहने पर हमारे सी राजगोपालाचारी एक योजना लाए थे। उस योजना में क्या क्या बातें थी? जैसे मुस्लिम लीग जो हम स्वतंत्रता की मांग है उसका समर्थन करे और अंतरिम सरकार निर्माण का भी कंप्लीटली सहयोग करे। और युद्ध की समाप्ति अगर होती है, युद्ध कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी, माना ये वाला भारत वाला हिस्सा है तो उत्तर पश्चिमी ये वाला हिस्सा हुआ, मुस्लिम बहुल इलाका है जो उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भागों के समय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग बनेगा। और इसके तहत एक और प्लानिंग की गई, अगर कोई निवासी चाहता है, ये योजना के बाद अगर कोई निवासी चाहता है, कोई निवासी यहाँ रहता है, इस साइड जाना चाहता है, तो अपने हिसाब से हर व्यक्ति को पूरा अधिकार होगा, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे आराम से जा सकता है, अदला बदली आराम से हो सकती है। अब इसको पास कराने के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई थी गांधी जी और जिन्ना के बीच में, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इसी दौरान गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी योजना के दौरान जब गांधी जी और जिन्ना के बीच बहुत सारे बातें हुई थी, तो उसी समय हमारे गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है महान नेता, ग्रेट लीडर। ये ध्यान देंगे, कायदे आजम किसकी उपाधि है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। इसका अर्थ क्या होता है? महान नेता। ये उपाधि किसने दी जिन्ना को? गांधी जी ने दी। अब यहाँ पर पाकिस्तान मांग, फिर अब जिन्ना ने ये वाली योजना बिल्कुल अपने तरीके से मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि इसमें मेरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो अपनी शर्तों पे चाहता था देश का बंटवारा हो, और मेन उसका प्लानिंग थी कि वो अलग पाकिस्तान चाहता था। अगले सवाल पे चलते हैं। शिमला सम्मेलन में, 8वें सवाल पे चलते हैं। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था, किसने किया था? गांधी जी, नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, या इनमें से कोई नहीं? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अभी शिमला सम्मेलन क्या था, उससे पहले एक घटनाक्रम हुआ था। उसके पहले वेवेल योजना आई थी। एक वेवेल योजना आई थी 14 जून, ध्यान देंगे डेट, 14 जून 1945 की। वेवेल कौन था उसमें? वेवेल उसमें भारत का वायसराय था। यानी वो एक बार फिर से मुस्लिम लीग, भारत, ये कांग्रेस और भारत और अंग्रेजों के बीच थोड़ा कुछ चाहता था कि इनके आपस में बातें बन जाएं, जिसमें उसने क्या कहा था, जैसे रक्षा विभाग है वो वायसराय के अधीन होगा, और जो वायसराय की कार्यकारिणी समिति है उसको वो एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा भारतीय अपना संविधान आराम से बना लेंगे। और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता पकड़े गए थे, अभी शुरुआत में हमने देखा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता गिरफ्तार हैं, वेवेल योजना के तहत ये घोषणा करी वेवेल ने कि सभी को रिहा कर देंगे हम। और सभी को रिहा करने के बाद शिमला सम्मेलन आयोजित होगा। तो वेवेल योजना के तहत, वेवेल योजना 14 जून 1945 के तहत ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने नेता थे हमारे सारे रिहा किए गए, और ये घोषणा की गई कि शिमला सम्मेलन होगा। और शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन की अगर डेट बताएं तो ये हुई 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखेंगे। और मुस्लिम लीग के अड़े रवैये की वजह से ये फिर से फेल हो गया था। कांग्रेस का नेतृत्व किया था हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी ने। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देंगे सभी लोग, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया है। ये जो शिमला सम्मेलन हुआ उसमें हमारे गांधी जी ने भाग नहीं लिया है। और इसमें कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था? जैसे नेहरू जी थे, जिन्ना, सरदार पटेल जी, इस्माइल खान जी, तारा सिंह, हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जी, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। अब समस्या क्या हुई?
मुस्लिम लीग जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें चाहती थी जो भी मुस्लिम सदस्य हैं उसको हम खुद चुनें, लेकिन कांग्रेस इस बात पर नाराज हो गई, मतलब कांग्रेस ने मना कर दिया और मुस्लिम लीग फिर से अड़ियल रवैया अपना रही थी। तो इसी वजह से 14 जुलाई 1945 को ये शिमला समझौता भी रद्द हो गया। किस वजह से? मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये की वजह से। तो शिमला समझौता रद्द हो गया। ध्यान देंगे, शिमला समझौता से पहले वेवेल योजना आई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैबिनेट मिशन ने अपनी किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी? किस वर्ष, यहाँ पे वर्ष नहीं छपाया है। कैबिनेट मिशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी? 1945, 1946, इसके बाद है 1944, अगला है इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी? 1945, 1946, 1944, 44, 45, 46 या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, तो इसका सही जवाब है, 90 क्वेश्चन का सही जवाब है मई 1946। अगर एग्जैक्ट डेट कहें तो 16 मई। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी, कब दी? 16 मई 1946। अभी कैबिनेट मिशन क्या था? अब उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, उसी के कहने पर यह बना था हमारा कैबिनेट मिशन। भारत आया था कि अगर जो भारत में जैसे सांप्रदायिक मामले चल रहे हैं, राजनीतिक जितने भी गतिरोध चल रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए एटली ने घोषणा करी कि मैं एक मिशन बनाऊंगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसकी घोषणा देखें, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन बनाने की घोषणा उसने करी है 14 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा अगर पूछेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा है 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? 16 मई 1946। 16 मई 1946, ये ध्यान देंगे। इसके सदस्य अगर कहें पैथिक लॉरेंस था, क्रिप्स था, इसमें AB अलेक्जेंडर था। अब इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? अब जो ये मिशन आया था इसकी अगर सिफारिशें अगर हम देखें तो इसकी सिफारिशें क्या की थी? जैसे भारत एक संघ होगा, जिसमें जो ब्रिटिश रियासत, ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासतें सारी होंगी। उसके बाद संघीय विषय जितने भी हैं, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, जैसे संघीय विषयों के अलावा बचे हुए जितने भी विषय हैं वो सब प्रांतों के पास चले जाएंगे। संघीय विषय मतलब सेंटर वाले। पाकिस्तान की मांग को यहाँ पर खारिज किया गया, किसी भी रूप में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाएगा, ये घोषणा की गई। संविधान सभा का गठन होगा जिसमें प्रांतीय विधानसभाएं और देशी रियासतें सभी भाग लेंगी। और अगली चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखेंगे, एक प्रतिनिधि अगर हमने चुनना है संविधान सभा के लिए तो वो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, ये ध्यान देंगे सभी लोग। और ऐसे ही करके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हुई थी संविधान सभा के लिए? तो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई कि इतने सदस्य होंगे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है, निम्न में से कौन सी एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसने, जो ये संविधान सभा बन रही थी उसमें भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान देंगे। अब इसके बाद अंतरिम सरकार भी बनी थी, एटली घोषणाएं, बहुत सारी चीजें थी। अगले सवाल पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन की अपनी रिपोर्ट हो गई मई 16 मई 1946। सारी डेट अगर क्लियर करूं, कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई है 14 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई? 16 मई 1946। अगले सवाल पे चलते हैं। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? ध्यान देंगे सभी लोग। 1 जून 1947, 2 जून 1947, 3 जून 1947 या इनमें से कोई नहीं?
इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। कैबिनेट मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार बनी थी, ये सभी लोग ध्यान देंगे। सवाल पूछते हैं 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो किस मिशन के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष? अध्यक्ष तो वेवेल था, वाइस राय, और उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बने थे हमारे सरदार पटेल। सॉरी माफ करें, हमारे उपाध्यक्ष बने थे या प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, और सरदार पटेल हमारे बने थे गृह मंत्री। तो अंतरिम सरकार 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। तो अभी 10वां सवाल हम कर रहे हैं, इसका जवाब सभी लोग देंगे। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? 1 जून। इसे जून योजना भी कहते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। जून योजना भी कहते हैं इसे। 1 जून 1947, 2 जून 1947, 3 जून 1947 या इनमें से कोई नहीं? माउंट बेटन योजना, सभी लोग जवाब देंगे जिसको भी आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमारे देश की रूपरेखा यहीं से लिखी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सभी लोग जवाब जरूर दें। माउंट बेटन योजना, तो इसका सही जवाब है माउंट बेटन योजना। अगर पूछते हैं कब प्रस्तुत हुई, तो ये प्रस्तुत हुई है 3 जून 1947। इसे जून योजना भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, किताबों में अगर देखेंगे तो इसे मन बाटन योजना भी कहा गया है। मन बाटन योजना। अब इसकी प्लानिंग क्या थी? इसकी योजना के तहत प्लानिंग क्या थी? भारत के होंगे 2 हिस्से, एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। अगली चीज, माना अगर संविधान बनता है, कोई संविधान बनता है, अगर कोई हिस्सा, कोई रियासत ये कहती है हम इसको नहीं मानते हैं, तो उस हिस्से में यह मान्य नहीं होगा। अगली चीज, यहां पर जो देसी रियासतें थी उन्हें पूरा अधिकार दिया गया। देसी रियासतों को पूरा अधिकार दिया कि वो या तो भारत में जाएं, या पाकिस्तान में जाएं, या ब्रिटेन सत्ता के अधीन बने रहें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत के 2 हिस्से होंगे, और वे हिस्से जो संविधान को नहीं मानना चाहते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़, अगर कोई देसी रियासत चाहता है वो फ्री रहे तो फ्री रह सकता है, ना भारत में जाए ना पाकिस्तान में, ब्रिटेन में चाहे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। और लास्ट में, लेकिन सभी शुरुआत में तो जैसे हमारे बड़े बड़े नेता थे इसके खिलाफ थे, लेकिन मजबूरन देश को हमने आज़ाद कराना ही था, तो मजबूरन हमारे गांधी जी, जितने भी नेता थे, इनको न चाहते हुए भी इसको मानना ही पड़ा। और अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी मन बाटन या मान बेटन योजना के तहत 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी हमारे JB कृपलानी जी ने। कांग्रेस के नेताओं ने न चाहते हुए भी ये जो योजना थी माउंट बेटन योजना है, इसको स्वीकार कर लिया था। देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था इन्होंने। ये बहुत दुखद घटना थी हमारे लिए। 14 जून 1947 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। JB कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पर क्या घोषणा हुई, ये जो माउंट बेटन योजना है इसको मान्यता दे दी गई थी। यहाँ पर ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ? 2 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 या इनमें से कोई नहीं? दो जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। दो जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947 या 4 जुलाई 1947? तो इसका सही जवाब है, ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ 4 जुलाई 1947 को। और अगर कहेंगे यह ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देखें प्रस्तुत तो 4 जुलाई को हुआ है, ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव पास कब हुआ अगर पूछें, ये ध्यान रखेंगे 18 जुलाई 1947 को। अब इसके तहत क्या क्या घोषणाएं हुई थी इस एक्ट के तहत,
इस अधिनियम के तहत अगर देखें तो 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक नया देश बना था, कौन? पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई। अगली चीज़, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान का पहला पीएम कौन बना है? तो पाकिस्तान का पहला पीएम बना है लियाकत अली, इस एक्ट के तहत। अब भारत के बारे में अगर देखें तो भारत का गवर्नर जनरल बना था उस समय माउंटबेटन। और भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अगली चीज़, इस एक्ट के तहत क्या हुई? एक पद होता था भारत मंत्री, जो भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करता था। ये पद समाप्त कर दिया गया। अगली चीज़, इस एक्ट के तहत क्या घोषणा करी गई? जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तो वे तब तक ये देश 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन काम करेंगे। और अगली चीज़ एक और इसके तहत घोषणा करी, दोनों देशों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की पूरी शक्ति होगी। दोनों देशों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की पूर्ण शक्ति होगी इस अधिनियम के तहत। तो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं थी फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, एक पाकिस्तान एक भारत। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना मोहम्मद अली जिन्ना, प्रधानमंत्री लियाकत अली। भारत का गवर्नर जनरल बना माउंटबेटन और भारत के प्रधानमंत्री बने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अगली चीज़ क्या हुई? भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया। अगली चीज़ क्या घोषणा हुई? 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। और दोनों देशों की भी सीमा भी बनी थी, ये ध्यान देंगे, रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ रेखा बनी थी। और दोनों देशों को राष्ट्रमंडल वे देश जो कभी अंग्रेजों के अधीन थे, तो दोनों देशों को राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार दिया गया। और जब तक दोनों देशों के संविधान नहीं बन जाते, दोनों देशों का जो संविधान है या जो कार्यभार है, जो भी काम है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। एक बार सभी सवालों के जवाब देते हैं। ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। 1935 के अधिनियम को किसने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये हमारे नेहरू जी ने कहा। दूसरा सवाल, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने यह दिवस बनाया 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939। लिनलित गो ने अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया था या कब लाया था? ये लाया था 8 अगस्त 1940। अगला सवाल है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है रहमत अली। पांचवें सवाल पे चलते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के लिए यह किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है या यह पोस्ट डेटेड चेक है? ये हमारे प्यारे गांधी जी ने कहा। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? ये अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान 9 अगस्त 1942 के चलाया। इसके तहत क्या किए गए? जो हमारे सारे प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया, ये ध्यान देंगे। जैसे गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, मैं मिस कर गया यहाँ पर माफ करें। अब गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया, प्रमुख नेता जितने भी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किन नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? अगर पूछेंगे, जैसे प्रमुख नेताओं के अलावा, जैसे अरुणा आसफ अली जी ने किया, सुचेता कृपलानी जी ने किया, बीजू पटनायक जी, जयप्रकाश नारायण जी, अच्युत पटवर्धन जी ने, इन्होंने अंडरग्राउंड रह के हमारे आंदोलन का नेतृत्व किया था। और प्रचार प्रसार के इन्होंने किया था, जैसे हमारे उषा मेहता जी और बाबू भाई जी ने गुप्त रेडियो चलाए थे, कार्यक्रम चलाए थे लोगों को अवेयर करने के लिए। और एक सवाल ये भी पूछता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को रिहा कब किया गया था? ये सवाल मैं मिस कर गया था, अभी ध्यान आया मुझे। तो गांधी जी को रिहा किया गया 6 मई 1944 को। ध्यान देंगे सभी लोग। गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला सवाल है, CR फॉर्मूला कब जारी हुआ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था ये 10 जुलाई 1944 को जारी हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। शिमला समझौता के समय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? हमारे अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। कैबिनेट मिशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? कैबिनेट मिशन ने किस वर्ष अपनी
रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1946 मई 1946 में, ध्यान देंगे। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे जून योजना है, मनबाटन योजना भी कहते हैं। तो ये योजना प्रस्तुत हुई है 3 जून 1947 को। और अंतिम सवाल है आज के पेपर का, प्रैक्टिस सेट का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ? 4 जुलाई 1947। पास कब हुआ? 18 जुलाई 1947। तो उम्मीद है आपको हमारे प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं उत्तराखंड के नए चैप्टर के साथ। तो इसे अगर आप लाइक करें तो शेयर ज़रूर, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स किसी भी हालत में ज़रूर बनाएं। जो लगातार ये सीरीज़ फॉलो कर रहा है उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। अगर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 6 से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 6 परीक्षा वाणी के और 6 नॉर्मल मिक्स प्रैक्टिस सेट। 9 से ज़्यादा हमारे प्रैक्टिस सेट आधुनिक भारत के कंप्लीट हो गए हैं। परीक्षा वाणी की 15 से 16 वीडियो आ चुकी हैं। परीक्षा वाणी की जो विविध टॉपिक हैं उनके ट्रिक वाली वीडियो 8 से ज़्यादा आ चुकी हैं। 8 हमारे विविध से ज़्यादा टॉपिक आ चुके हैं। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।